नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? What do you mean by ligand substitution reaction? Like we have this complex मेटल के साथ ये लिगेंड्स अटैच हैं, कितने? n। अब x कोई लिगेंड है जिससे इसको रिएक्ट करवाया हमने, ये कोई x लिगेंड है जिसको हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ये x लिगेंड जो है इनमें से n लिगेंड में से एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। n लिगेंड्स थे, उसमें से n-1 लिगेंड वही रहे, एक लिगेंड इसमें से निकल गया और उसकी जगह x आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ? ये एक लिगेंड डिस्प्लेस हो गया दूसरे से, और इसको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, कि एक को वहां से उठाओ, दूसरे को यहां रख दो, दूसरे को उधर ले जाओ, तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें आते हैं ना सब्स्टिट्यूट टीचर स्कूल में, तो जैसे कोई नहीं आया आज टीचर, तो उसकी जगह दूसरा टीचर नहीं आ जाता कई बार, वो क्या बोलते हैं उसको अब? यार प्रॉक्सी टीचर। हाँ, मतलब प्रॉक्सी लगती है ना, तो प्रॉक्सी जो टीचर होता है वो एक्चुअल में वो वहां पे नहीं होना चाहिए, पर वो नहीं आया है इसलिए दूसरा उसकी जगह आ गया, तो एंगेज द क्लास को एंगेज रखने के लिए वो टीचर आते हैं ना। तो यहां भी ऐसा ही है कि ये n लिगेंड चाहिए मेटल के साथ, ठीक है, बट उसमें से x के साथ इसका रिएक्शन हो गया, तो x उस लिगेंड की जगह आ गया और वो लिगेंड वहां से हट गया, तो दैट इज कॉल्ड लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब मेटल और लिगेंड होते हैं दोनों, इसमें मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल? है वो मेटल इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो पहला मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल, ये जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब दो टर्म्स है, देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब अट्रैक्टिंग, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन
रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? जिसमें कमी होगी। कमी क्या होती है? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ते हैं ना कि इसको ये डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनमें, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। तो इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? मेटल को या लिगेंड को? मेटल को। और तो इसका मतलब मेटल जो है दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें मेटल सब्स्टिट्यूट हो, मेटल का सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे MlN किया हमने और इसमें हमने कोई और मेटल ले लिया M-, और ऐसे रिएक्शन हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और मेटल एक इलेक्ट्रोफाइल है, और क्या ये? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इवन BF3 है, AlCl3 है, इवन कार्बोकटाइन है, ये सारे ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बोकटाइन क्या होता है? जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 बॉन्ड बने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना इसके पास। यहां बोरोन के 3 फ्लोरीन 6 हुए, AlCl3 में भी ऐसा ही है। तो ये सारे ही इलेक्ट्रोफाइल है। बट यहां पे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स से डील कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और इसको SC रिएक्शन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये रेयर होता है, जनरली ये रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल होता ही नहीं, बट रेयर। ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? तो आई होप कि अब आपको यह पता चल गया होगा कि लिगेंड क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अब हम न्यूक्लियोफाइल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं, अदरवाइज ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 11th 12th में पढ़ा है अपने न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस एसिड, लुईस बेस सब पढ़ा है, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं तो इसकी कदर करो, करी कदर। रेगुलर आओ बच्चे, रेगुलर आने से कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा कि सर ने क्या बोला था, और क्या बोला था क्या दिमाग में तो फिट होगा कि हम आए थे, हमें आया नहीं आया वो अलग बात है, हमने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और कुछ आते हैं तो कुछ तो आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। ऐसा बोलोगे तो वो गलत बात है। घर पे बैठ के बहुत कुछ आता है, तो क्लास में बैठोगे तो कुछ नहीं तो 2-4 वर्ड्स तो दिमाग में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन लविंग ही आ जाएगा याद, क्योंकि लविंग तो बड़ा मजा आता है ना, वर्ड सुनने में मजा आता है ना। इलेक्ट्रोफाइल तो इतना दिमाग में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ है ना। और फिलिक याद रहेगा, अगर आपने एक बार क्लास में सुना होगा तो, कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं।
ऐसा भी बोल दोगे ना किसी इंटरव्यू में तो उसको लगेगा कम से कम इतना तो पता है बच्चे को, पर ब्लैंक हो गए, अरे ऐसा लगता है इंटरव्यू वो ले रहा है कि आप ले रहे हो। पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, हम तो बोलेंगे नहीं। ऐसे नहीं करना है। कहीं कहीं मान लिया इंडस्ट्री में भी जाओगे तो दो चार चीजें तो पूछेगा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बोल, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोल, एसिड की बेसिसिटी बताओ क्या होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे, यहां से स्टार्ट करते हैं। पर यही नहीं आता है तो फिर आगे वो पूछता ही नहीं है, तो पता है कि क्या पूछे हम, समझे। इसलिए छोटी छोटी चीजें होती हैं वो याद होती हैं, और इतना आ जाता है ना तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि बाकी ये कर लेगा। उनको कोई इंटेलिजेंट बंदे नहीं चाहिए, पर दिमाग वाले चाहिए। ये तो रट्टा ही है ना कि एसिड क्या होता है मुझे पता है, बट अगर ये आता है इसका मतलब उसको ये लगेगा कि लेबोरियस तो है, कुछ पढ़ लेगा, मैं कुछ बताऊंगा तो ये सुन लेगा, मतलब इसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। हर एक को ओबीडियंट लोग चाहिए, ठीक है ना। जैसे आज ही बात हो रही थी किसी की शादी की ना, तो बोले कि जैसे ये डालते ना बच्चे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फोटो बना 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 के डालते हैं, तो सबको अच्छा लगता है, लाइक्स भी मिलते हैं ना। पर जब मैरिज की बात आती है ना तो कोई बोलता है मेरी वाइफ जो ना शरीफ होनी चाहिए, बिल्कुल सती सावित्री, सादी, सिंपल, ऐसे लोग चाहिए। तो वैसे ही जो जॉब वाला होता है ना, जॉब सीकर, जॉब लेने वाले, मतलब जिसको जॉब में रखना है किसी को, उसको कैसे चाहिए, ओबीडियंट लोग, वो खुद कैसा भी हो, है ना, बट उसको ओबीडियंट चाहिए कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। तो अगर आपको एसिड बेस ये सब आता है, इसका मतलब इसने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो उसको थोड़ा लगता है साइकोलॉजिकली कि इसका मतलब मेरी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। बट ऐसे बैठ जाते हैं, उसको पता है वहां भी ऐसे बैठा होगा क्लास में, तो यहां भी ऐसे बैठेगा निठल्ला, तो कौन रखेगा, क्यों रखेगा, ठीक है। तो प्लीज मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि क्लास में आओ यार, और क्लास में बैठते हैं ना 10-12 बच्चे, है ना, ज्यादा, तो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे मजा आता है, हमें भी पढ़ाने में मजा आता है। पूरी क्लास भरी हो, मजा नहीं आएगा, ऐसे बूस्ट हो जाएगा टीचर कि हाँ आज मजा आ रहा है। उस दिन 2 बच्चे बैठे थे, आधा मेरा तो दिल ऐसे बैठ गया, पर ये अच्छा था कि मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि चलो वीडियो तो बन रहा है कम से कम, ओके। पर मैं हर एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके रखूंगा, किसी को कभी भी चाहिए होगा यू कैन डिमांड, ठीक है। मैं लेक्चर 1 2 3 करके रख दूंगा उसको, ठीक है। किसी को भी कभी भी चाहिए होगा, मतलब पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज मत करो, और कम से कम टीवाई में अब तो करो ही मत। इस साल जो पढ़ोगे उसका आगे पीछे ऊपर नीचे सब जान लो, वो भी बहुत है। बेटर टू स्टार्ट नाउ, डोंट रिपेंट कि भैया 2 साल नहीं किया तो अब क्या करेंगे, छोड़ो 1 साल और बिता देते हैं। ऐसा ही करते हैं बच्चे, ये 2 साल नहीं पढ़ा, अब पढ़ भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। ओ भाई अब तो पढ़ लो, ठीक है। और देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए, स्टार्ट नाउ। चलो इधर आओ, तो न्यूक्लियोफाइल, अब बोलोगे आप क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल, ले, एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फाइल मतलब हाँ हाँ लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ओए तो इसमें शर्माने की क्या बात है, न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीशीज। तो इसका मतलब न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, कैसा होगा ये, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनर। वो क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो ये क्या करेगा, लुईस बेस। तो लिगेंड्स जो होते हैं
वो होते हैं लुईस बेस। कार्बन आयन नेगेटिव आयंस, कार्बन आयन, इवन अमोनिया न्यूट्रल है ना, बट लोन पेयर है इसके पास। वाटर है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये कौन सा हुआ, मतलब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। तो जनरली हम कौन से पढ़ रहे हैं अब, एसएन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसमें एनर्जी चेंज होता है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो थोड़ा सा जान लेते हैं काइनेटिक्स के बारे में, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़नी है ना हमें। तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी होते हैं ना, होते हैं, सुना है, सुना लो सर, नहीं नहीं सुना। ओए ये वाली डायग्राम नहीं देखी कभी, रुको मैं बना के दिखाता हूं पहले। कि मान लिया x जो है दैट विल अटैक ऑन वाई जेड, ठीक है। तो x जो है वो y पे अटैक करेगा, जो कि एक, हम मान लेते हैं कि y की तरफ अटैक करना जो है दैट इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। कैसी ओरिएंटेशन है, प्रॉपर। तो x जो है और y के बीच में ये बॉन्ड बनना शुरू होगा, और y और z के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होगा, ये फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और ये ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। F फॉर फॉर्मेशन, B फॉर ब्रेकिंग, और फिर X Y जो है कंपाउंड बन जाता है और Z अलग हो जाता है। ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मान रहे हैं कि Y जो है उसके साथ X का अटैचमेंट होता है, और जो Z पहले से Y के साथ अटैच है वो Z जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ये दो तरह की डायग्राम बन सकती हैं। अब ये दो तरह की डायग्राम क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला पॉइंट क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आज के लिए थे व्हाइट अक्षर भैंस बराबर, बोलते थे काला अक्षर भैंस बराबर, यहां तो ये व्हाइट अक्षर भी भैंस बराबर लग रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है मुझे। आज भैया आप क्या सोच रहे हो वैसे, सेकंड लास्ट बेंच, मिडल वन, खड़े हो जरा। नहीं नहीं आप नहीं बेटा,
सेकंड लास्ट। हाँ आप खड़े हो जाए। आप क्या सोच रहे हो? कुछ तो सोच रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, सोचना बंद कर दिया है? ऐसे तो सोच रहे कि क्या बोले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, कुछ लिख रहे हो आप? कुछ लिखा आपने? क्या लिखा? अभी तक जो मैंने लिखवाया उसमें से कुछ लिखा है? लिखा है? अच्छा, ठीक है। चलो, ये रिएक्टेंट्स हैं, एक्स और वाई जेड, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये जो है दे आर प्रोडक्ट्स। अब जब ये रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी है। अब जब ये एक्स वाई जेड से कोलाइड करता है, टकराता है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और इंक्रीज होते होते कितनी हो जाती है? मैक्सिमम। कितनी हो जाती है? मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे एक्स जो है वो वाई से अटैच होना शुरू हो जाता है और जेड जो है इससे डिटैच होना शुरू हो जाता है। मतलब ये इतनी जोर से टकराता है कि वाई के साथ तो अटैच होना शुरू होगा जैसे जैसे, वैसे जैसे जेड को रिपेल करेगा। और इसको हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इम्प्रॉपर क्या होगा? कि एक्स जेड से टकराए। अगर एक्स जेड से टकराता तो वो कौन सी ओरिएंटेशन होती? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर होती है ओरिएंटेशन तो वो प्रोडक्ट नहीं बनता। दो चीजें चाहिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक, सफिशिएंट एनर्जी। पहली क्या चाहिए चीज? सफिशिएंट एनर्जी। और दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलिजन थियरी बोलती है ऐसा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी भी ऐसा ही बोलती है। ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बोलता है कि इसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम। एनर्जी क्या होगी इसकी? मैक्सिमम। पहला पॉइंट कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके पहले तो मैक्सिमम होगी एनर्जी। अगर मैक्सिमम एनर्जी होगी, इसकी अगर मैक्सिमम एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसकी एनर्जी हाई होती है वो क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होता है तो ज्यादा देर तक वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो होता है, इट कैनॉट बी आइसोलेटेड। मतलब इसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, इसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। और इसमें क्या होता है, जो एक्स वाई और वाई जेड की नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस जो है बिटवीन एक्स एंड वाई is more than its normal bond length। देन इट्स नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। वैसे ही जो डिस्टेंस है बिटवीन y एंड z इज मोर देन इट्स नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। जो नॉर्मल उनकी बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ होगी इनकी। ठीक है। और फिर बन जाएगा प्रोडक्ट। और इस हाईएस्ट एनर्जी पे क्या होता है, ये टूटता है
या तो वापस आ जाएगा, मतलब ये ऐसा होता है कि या तो ये टूट के वापस आ जाएगा, अगर आगे चला गया तो वापस नहीं आएगा, प्रोडक्ट बन गया तो वापस नहीं आएगा, ये है। ठीक है, और इसमें ये जो है दैट इज इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी इसमें ज्यादा है कि कम? और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोडक्ट ने ली वो कहां से लेगा? फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब इसमें हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है that is sum of the enthalpies of the product minus sum of the enthalpies of the reactants, तो ओवरऑल क्या होगा? ये पॉजिटिव, और इसमें हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करता है। तो कैसा रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है? और जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है वो रिएक्शन कौन सा होता है बेटा? ऐसे भी याद रखो, देखो एक्सो क्या होता है? बाहर फेंकना, और एंडो क्या होता है? अंदर। तो ये ले रहा है ना, एब्सॉर्ब हो रही है, तो हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब आप जैसे उसको मैंने समझाया ना, वैसे इसको आप लोग समझो। ये जो पॉइंट है, ये क्या है? हाँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। वो देख नहीं रहे, ये क्या है? नहीं, ओ सुना करो यार, कोई आप एचपी इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक वो खड़ा नहीं हुआ तब तक वो बोला, देखा ही नहीं मेरी तरफ, उससे अगले वाला, वो तुझे बोल रहा हूं, जब तक वो खड़ा था तो अगला नंबर तेरा आना चाहिए था ना, पर तू तो देख नहीं रहा मेरी तरफ, अब देख रहा है अच्छे से। तो एचपी क्या है बोल? देखो नहीं पता, ये हाल है। अगला, चल तू ही बोल दे।
प्रोडक्ट की इंथैल्पी यार, सिंपल सा क्या बोलूं मैं, लिख देता हूं भाई, एच आर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एच पी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो इनके बीच में डिफरेंस है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा थी, बट जब प्रोडक्ट बना तो उसकी इंथैल्पी क्या हो गई, कम। तो जो बाकी एनर्जी थी डिफरेंस, वो रिलीज हो गई टू द सराउंडिंग, हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, थी पोटेंशियल एनर्जी, बट जो रिलीज हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसलिए उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और इसमें इंथैल्पी जो है रिएक्शन के, वो हो गए नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा। और ये है ट्रांजिशन। यहां पे जो लिखा ना कि इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसलिए इनकी क्या होती है, ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस। क्या होती है, ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस। ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल मोमेंटरी होती है वो, कि बिल्कुल कम देर के लिए होती है, मतलब हम इतने फास्ट वो कन्वर्ट होती है कि आइसोलेट कर ही नहीं सकते उसको, कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है।